जय हिंद साथियों। आज शुरुआत करते हैं दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 8 अक्टूबर 2022 और आज का दिन है शनिवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पूर्व एक बार देख लेते हैं कि आज हम किन खबरों को देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहली खबर देखेंगे GS2 राज्य व्यवस्था से संबंधित, जिसमें SC दर्जा देने पर अध्ययन करेगा आयोग। तो यहाँ पर हम अनुच्छेद 341 को देखेंगे और यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो दलित वर्ग है या SC जो कास्ट है उसका उदय होता है। फिर हम देखेंगे कि शांति का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है और किस लिए दिया गया है, और यहीं पर हम देखेंगे कि भारत में अब तक किनको नोबेल पुरस्कार मिला है। फिर लद्दाख की मैप का हम एनालिसिस करेंगे। फिर हम देखेंगे हेल्थ से संबंधित खबर को देखने का प्रयास करेंगे, क्या है हेल्थ की स्टेटस। यहाँ पर हम जो भारत सरकार की हेल्थ से रिलेटेड स्कीम्स है उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखने का प्रयास करेंगे कि कार्बन डेटिंग विधि क्या होती है और किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी अवशेष का आयु निर्धारण करने के लिए। फिर हम समझने का प्रयास करेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है और यहीं पर हम ईरान की मैप का भी एनालिसिस करेंगे। ओजोन से जुड़ी दोहरी चुनौती, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। हम केवल ओजोन पर फोकस करेंगे कि ओजोन लेयर कहाँ अवस्थित है, ये किस लिए हमारे लिए जरूरी है, इसको देखेंगे हम। फिर समझने का प्रयास करेंगे कि डिजिटल रुपया क्या होता है, किस तरह से जो पारंपरिक बैंक है वो काम करते हैं और आने वाले समय में किस तरह से डिजिटल रुपया भारतीय इकोनॉमी को फायदा दे सकता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे हम। उसके बाद हम अमेरिका का मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर हम देखेंगे जो हेल्थ केयर की जो स्कीम्स है राज्य सरकारों की उनको देखने का प्रयास करेंगे, सेंटर की स्कीम्स कौन सी उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो नोबेल पुरस्कार है भारत में अब तक किनको मिला उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम लद्दाख के मैप का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद देखने का प्रयास करेंगे भारत में यूटीज को। फिर हम अमेरिका यानी USA के मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर हम ईरान के मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर हम जो डिजिटल करेंसी उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिएट करेंसी और जो डिजिटल करेंसी होती है वो किस तरह से काम करती है उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर प्रेजेंट सिनेरियो देखेंगे और फ्यूचर सिनेरियो देखेंगे जब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आएगी तब। फिर हम मनी लॉन्ड्रिंग को समझने का प्रयास करेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, मनी लॉन्ड्रिंग की साइकिल कैसे चलती है उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम भारत में रिजर्वेशन की स्थिति को देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार उसको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे एंशिएंट इंडिया में जो सामाजिक संरचना थी उसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो पुरानी जाति व्यवस्था की वजह से आज वर्तमान में जिसे हम SC ST है उनका मतलब जन्म होता है, उनको एक चार्ट के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे, पिक्चर से समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम आर्टिकल 341 को समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम यहीं पर जो मूल अधिकार है फंडामेंटल राइट्स है उनको देख लेंगे एक नज़र में। फिर हम समझने का प्रयास करेंगे कि इक्विटी में क्या अंतर होता है। फिर हम जो डेटिंग विधि है कार्बन डेटिंग विधि उसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से वो कार्य करती है उसको देखेंगे। फिर एक अन्य इमेज से समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आयु की गणना की जाती है कि किस समय का रहा होगा कोई अवशेष। फिर हम ओजोन लेयर को समझने का प्रयास करेंगे। ओजोन लेयर में देखेंगे अन्य चीज़ों को देखेंगे कि सैटेलाइट कहाँ पर रहते हैं, कार्बन लेयर है वो क्या होती है उसको देखेंगे। फिर एक अन्य इमेज के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे इन चीज़ों को। फिर हम देखेंगे कि ओजोन लेयर क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसको देखने का प्रयास करेंगे। और अंत में हम गूगल मैप को देखेंगे। जिन कंट्रीज़ की हम बात करेंगे या जिन स्टेट की या राज्य की हम बात करेंगे उनको अंत में जाते समय हम जो गूगल मैप में उसको देख लेंगे। तो इस तरह से हमारे चर्चा के विषय रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। तो मतांतरित दलों को SC दर्जा देने पर अध्ययन करेगा आयोग। तो केंद्र ने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालकृष्ण की अध्यक्षता में गठित किया 3 सदस्यीय आयोग। तो केंद्र सरकार ने मतांतरित दलितों को अनुसूचित जाति यानी SC का दर्जा देने पर अध्ययन करने के लिए आयोग का गठन किया है। इसके लिए सरकार ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश KG बालाकृष्णन की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग गठित किया है। आयोग अध्यक्ष यानी आयोग है अध्ययन करके 2 वर्ष में अपनी रिपोर्ट को सौंपेगा। आयोग अध्ययन करेगा कि ऐतिहासिक रूप से सामाजिक असमानता और भेदभाव झेलते आ रहे दलित अगर संविधान के अनुच्छेद 341 में उल्लेखित धर्मों
हिंदू, सिख और बौद्ध के अलावा किसी और धर्म में परिवर्तित हो गए हैं तो क्या उन्हें मतांतरण के बाद भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं। इस पर विचार किया जाएगा कि मतांतरण का ईसाई या मुसलमान बन गए तो भी क्या उन्हें अनुसूचित जाति का लाभ मिल सकता है। सरकार ने मतांतरण करने वालों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग और अनुसूचित जाति वर्ग के कुछ समूह द्वारा मांग का विरोध किए जाने को देखते हुए पूरे मामले की गहनता से अध्ययन करने के लिए आयोग का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं लंबित थे जिनमें ईसाई और मुसलमान बन गए दलितों को अनुसूचित जाति यानी एससी का दर्जा देने की मांग की गई है। अब आयोग किन मुद्दों की करेगा जांच, तो इसको देख लेते हैं। तो आयोग संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत समय समय पर जारी राष्ट्रपति के आदेशों में उल्लेखित धर्मों जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध के अलावा अन्य धर्मों में मतांतरित और ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति यानी एससी से संबंध होने का दावा करने वालों नए व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने संबंधी मामलों की जांच करेगा। एससी की मौजूदा सूची के हिस्से के रूप में ऐसे नए व्यक्तियों को जोड़ने से मौजूद अनुसूचित जातियों पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच करेगा। आयोग यह भी जांचेगा कि अन्य धर्मों के मतांतरण के बाद रीति रिवाज, परंपरा, सामाजिक तथा अन्य दर्जा संबंधित भेदभाव व लाभ वंचित करने आदि में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में क्या बदलाव आया है। इसके अलावा आयोग केंद्र सरकार से परामर्श और सहमति से इससे संबंधित किसी और प्रश्न पर भी विचार कर सकता है। तो ये तो हमने देख लिया कि आयोग किन मुद्दों की जांच करेगा। यहाँ पर देख लिया कि मुद्दा क्या है। अब देख लेते हैं कि राष्ट्रपति आदेश से एससी में किया जाता है शामिल। तो राष्ट्रपति आदेश के जरिए ही किसी जाति को एससी में शामिल किया जाता है। संविधान और कानून के तहत एससी वर्ग को आरक्षण और कई तरह के लाभ प्राप्त हैं। यह आरक्षण एससी वर्ग के साथ ऐतिहासिक रूप में भेदभाव व असमानता को दूर करने, उन्हें समाज के मुख्य धारा में शामिल करने के लिए दिया जाता है। अनुसूचित जाति वर्ग को 15% आरक्षण प्राप्त है। तब यहाँ पर जिन चीज़ों की बात की हम उनको देखते हैं। तो आप इस इमेज से समझने का प्रयास कीजिए कि जो रिजर्वेशन है भारत में वो कितना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन किसको मिला हुआ है। तो यहाँ पर ओबीसी दिया हुआ, अदर बैकवर्ड क्लास 27%, शेड्यूल कास्ट को कितना मिला हुआ 15%, शेड्यूल ट्राइब्स को कितना मिला हुआ तो 7.5%, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कितना मिला हुआ तो 10%, और मेरिट के आधार पर तो 40.5%। अब अन्य एक इमेज के थ्रू समझने का प्रयास कीजिए। शेड्यूल कास्ट एस परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आप देख पा रहे होंगे कि इधर दिखाया हुआ कि पंजाब है, इधर हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, यूपी है। इन क्षेत्रों में ज़्यादा आपको दिखाई दे रही होगी एससी की पॉपुलेशन। पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है। यहाँ पर देखिए आप परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन को दिखाया हुआ है। तो इस तरह से हमें देखना है कि इनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ डेंस है। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक उत्तर भारत में ज़्यादातर इलाके दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर एससी की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। उसके बाद दक्षिण में चलिए तो दक्षिण में तमिलनाडु आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, इधर पश्चिम बंगाल दिखाई दे रहा होगा। अब हम अन्य इमेज से समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो जाति व्यवस्था है इसका जन्म कहाँ से होता है, कहाँ से आज हमें जो ये आरक्षण से संबंधित मुद्दे हैं, इन जातियों से संबंधित मुद्दे खड़े होते। तो आप देख पा रहे होंगे कि एंशिएंट इंडिया की जो सामाजिक संरचना थी वो किस तरह से थी। तो इस पिरामिड में यानी ट्राइंगल में समझने का प्रयास कीजिए कि सबसे ऊपर कौन होते थे। तो ब्राह्मण होते थे जिसमें हिंदू पुजारी, सलाहकार, बौद्धिक नेता। फिर उसके बाद आते थे क्षत्रिय यानी जिसमें शासक हो गया, सैन्य नेता हो गया, बड़े जमींदार हो गए। फिर उसके बाद आता था वैश्य जिसमें व्यापारी हो गए, किसान हो गए। उसके बाद आते थे शूद्र जिसमें कारीगर हो गए, मजदूर हो गए, नौकर हो गए। और उसके बाद आते थे दलित यानी स्वच्छता कार्यकर्ता वाले। अब यहाँ पर कहना चाह रहा है कि प्राचीन भारतीय हिंदू धर्म ने एक जाति व्यवस्था नामक एक सख्त सामाजिक पदानुक्रम लगाया। वेदों में 4 मुख्य सामाजिक वर्गों का वर्णन किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहले जो दलित है पहले अछूत के रूप में जाना जाता था, को व्यवस्था से बाहर रखा जाता था और खराब व्यवहार किया जाता था इनके साथ। जाति व्यवस्था ने व्यक्ति के जीवन के हर हिस्से को प्रभावित किया क्योंकि वे जिस भी जाति में पैदा हुए उसे बदला नहीं जा सकता था और कोई अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता था। तो इस तरह की सामाजिक संरचना थी। तो आज देखिए किस तरह से जो प्राचीन भारत में जो जाति व्यवस्था चलती थी वो आज तक भी
हमारे आधुनिक समाज में व्याप्त हैं और किस तरह से आज भी जो दलित वर्ग हैं और एसटी है उनके साथ भेदभाव होता है। तो इसी के लिए जो आरक्षण है फिर उसका जन्म होता है कि किस तरह से इनके साथ जो सदियों से दुर्व्यवहार हुआ है, अछूतों का जैसा हमने दुर्व्यवहार किया है, तो उन सबको कैसे हटाया जाए और किस तरह से इनको सामाजिक व्यवस्था यानी जो मुख्य धारा में जोड़ा जाए। तो इसी के लिए फिर आरक्षण का कॉन्सेप्ट आता है। अब यहाँ पर जो अनुच्छेद 341 की बात की तो वो क्या है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह विभिन्न जातियों और कबीलों के नाम एक विशेष सूची में शामिल कर दे। 1950 में तत्कालीन राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश के जरिए एक अनुसूची जारी की जिसमें पिछड़ी जातियों या जनजातियों के भागों को शामिल किया गया था। बाद में इन सूचीबद्ध जातियों और जनजातियों को ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहा गया। इस अनुच्छेद में दो मुख्य प्रावधान है। पहले क्लोज में बताया गया है कि राष्ट्रपति राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की किसी जाति को सार्वजनिक अधिसूचना के जरिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में शामिल कर सकते हैं, जबकि इसके दूसरे क्लोज में बताया गया है कि भारतीय संसद राष्ट्रपति की सार्वजनिक अधिसूचना जारी अनुसूचित जाति या जनजाति में शामिल किसी भी जातीय समुदाय को इस सूची से बाहर निकाल सकती है। अब इसी से संबंधित जब बात करते हैं हम तो फिर फंडामेंटल राइट्स की बात आती है। तो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है समता का अधिकार यानी अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, जिसमें कानून के समक्ष समता, समानता, कानून के समान संरक्षण, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, दुकानों, होटलों, कुओं, तालाब, स्नान घाटों, सड़क आदि में प्रवेश की समानता, छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत, तो ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, तो अनुच्छेद 14 से 18 के अंदर। फिर उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार यानी अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का अधिकार, संगठित होने का अधिकार, भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार, भारत के किसी भी हिस्से में रहने या बसने का अधिकार, कोई भी पेशा चुनने या व्यापार करने का अधिकार, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभियुक्त और सजा पाए लोगों के अधिकार। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी आर्टिकल 23 और 24। तो मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक, जोखिम वाले कारखानों में बच्चों की मजदूरी पर रोक। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी अनुच्छेद 25 से 28 के तक, आस्था और प्रार्थना की आज़ादी, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की आज़ादी, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। फिर आता है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, तो ये आर्टिकल 29 से 30 के बीच में बात की गई है। अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। फिर आता है अनुच्छेद 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात की गई है। मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार है आर्टिकल 32 के तहत। तो ये जो मौलिक अधिकार हमें केवल एक ओवरव्यू लेना था यहाँ पर। फिर आप एक इमेज से समझने का प्रयास कीजिए कि इक्वलिटी क्या होती है, इक्विटी क्या होती है, फिर क्यों रिजर्वेशन लाया जाता है, लिबरेशन क्या होती है। तो आप देखिए इसमें समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर इक्वलिटी को दिखाया कि इक्वलिटी में ये तो तीनों दिखाए हुए एक ही पायदान पर, लेकिन इससे किसको नुकसान हो रहा है, तो इस बच्चे को नुकसान हो रहा है क्योंकि मैच नहीं देख पा रहा है। फिर आप इक्विटी को देखिए, तो जो बड़ा है यानी जो सशक्त है उसको जो फायदा है जो पायदान पर खड़े होने का उसको उससे हटा दिया गया है। अब वो सशक्त है वो देख सकता है मैच। अब इन दोनों को जो जरूरत थी तो वो ये किया, आरक्षण ने यही किया। आरक्षण ने क्या किया कि जो बच्चा था यहाँ पर आप देखिए इस पायदान तो ये मैच नहीं देख पा रहा, तो इसके लिए क्या किया कि स्टैंड लगा दी गई। अब ये बड़ा था, इससे इस बच्चे से ये बड़ा था तो इसके लिए एक स्टैंड, इसके लिए दो स्टैंड लगा दी ताकि ये भी मैच देख पाए। तो इस तरह से आप इमेज को समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से इक्वलिटी होती है, इक्विटी क्या होती है, लिबरेशन क्या होती है। अब लिबरेशन में आप देखिए कि तीनों को जो रिजर्वेशन है उससे हटा दिया, यानी तीनों एक ही पायदान पर खड़े हुए हैं और आसानी से मैच देख सकते हैं। और फिर रिजर्वेशन को देखने का प्रयास कीजिए कि रिजर्वेशन क्यों लाया जाता है। तो यहाँ पर एक तरह से अफर्मेटिव रिजर्वेशन यानी जो वंचित है उसको दिया जाए, यानी सकारात्मक तरीके से भेदभाव किया जाए। तो इस तरह से आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। तो हम बढ़ते हैं अब अगली खबर पर। मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालित्स्की को शांति का नोबेल पुरस्कार।
पिछले साल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए किनको दिया गया था, तो नोबेल पुरस्कार शांति का, तो उसमें थे दिमित्री मोरातोव और फिलीपींस के पत्रकार मारिया रेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अभी किसको दिया गया, तो एलेस बियालियात्स्की को दिया गया है। नॉर्वे की जो नोबेल कमेटी की जो प्रमुख ने जो नाम की घोषणा करते हुए कहा कि मानवाधिकारों, लोकतंत्र और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 3 चैंपियन को सम्मान मिल रहा है। मानवीय मूल्यों और कानूनों के सिद्धांत की दिशा में अपने सतत प्रयासों से इन सभी ने शांति एवं राष्ट्रों के बीच सहयोग को लेकर अल्फ्रेड नोबेल के स्वप्न को पुनर्जीवित करने का प्रयास किए हैं। तो इसी के लिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब हम देख लेते हैं कि भारत में नोबेल पुरस्कार की स्थिति। तो नोबेल प्राइज विनर फ्रॉम इंडिया, तो यहाँ पर देखिए इंक्लूड पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो 1913 में किसको मिलता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिलता है। साहित्य के क्षेत्र में फिर 1930 में मिलता है सीवी रमन को। फिजिक्स के क्षेत्र में फिर 1968 में मिलता है हरगोविंद खुराना जी को। इस क्षेत्र में मेडिसिन के क्षेत्र में ये यूएसए सिटीजन है लेकिन इंडियन ओरिजिन के है। फिर 1979 में मिलता है मदर टेरेसा को। किसके क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, इंडियन सिटीजन ऑफ अल्बानिया ओरिजिन। फिर 1983 में मिलता है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को फिजिक्स के क्षेत्र में, ये यूएसए सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन। फिर 1998 में मिलता है अमर्त्य सेन जी को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। फिर 2009 में मिलता है वेंकटरमन रामकृष्णन जी को केमिस्ट्री के क्षेत्र में, यूएसए सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन। फिर 2014 में मिलता है कैलाश सत्यार्थी जी को शांति के क्षेत्र में। तो इस तरह से हमें केवल एक ओवरव्यू लेना था नोबेल प्राइज का। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। पूर्वी लद्दाख सीमा पर हालत पूरी तरह सामान्य नहीं, भारत ने कहा शिंजियांग के लोगों के मानवाधिकार का सम्मान हो। उइगर मुसलमानों के मामलों में पहली बार मुंह खोला। तो ये किस पेज पे, तो ये राजनीति पेज पे। तो हमें मेन फोकस किस पर रखना है, यहाँ पर हम लद्दाख की मैप का एनालिसिस करेंगे। पहले हम देख लेते भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को। तो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूटी हो गए 2019 में। फिर उसके बाद दिल्ली, चंडीगढ़, फिर दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया है। पांडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आप यहाँ पांडुचेरी पे फोकस कीजिए। तो कितने राज्यों में फैला हुआ, तो 3 राज्यों में फैला हुआ, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में क्या हो गया, तो यमन। तमिलनाडु में क्या हो गया, तो पुडुचेरी और करैकल। और केरला में क्या हो गया, तो माहे। तो ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, इसको मेन ध्यान रखना है। अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या होगी, तो पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप की क्या होगी, तो कवरती। उसके बाद दादरा और नगर हवेली और दमन दीव हो गया। उसके बाद जो दिल्ली है, दिल्ली हो गया। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ हो गया। जम्मू एंड कश्मीर की जम्मू एंड श्रीनगर दोनों होती है, समय यानी सीजन के अनुसार बदल दी जाती हैं। और लद्दाख की क्या हो गई, तो ले हो गई हैं। तो इस तरह में यूटी के बारे में देखना था। अब हम मेन फोकस हमारा किस पे करेंगे, तो हम लद्दाख यूटी पे करेंगे। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये लद्दाख यूटी हो गया, यानी ये लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया। ये जम्मू कश्मीर यूटी हो गया नीचे। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश, इधर चाइना और इधर पाकिस्तान हो गया। और इसकी सीमा इधर अफगानिस्तान से लग रही है। अब आप देखिए यहाँ पर बटूरा ग्लेशियर हो गया है। उसके बाद हिस्पर ग्लेशियर हो गया, चोगा लुंगमा ग्लेशियर हो गया। तो ये उत्तर से दक्षिण में जमाने के लिए आ सकता है। ये नंगा पर्वत हो गया, ये बाल्टिस्तान हो गया, यूसाई का मैदान हो गए। फिर ये हिमालय वाला क्षेत्र हो गया, लद्दाख रेंज हो गई है। ये काराकोरम रेंज, ये सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित हो गया है। ये लद्दाख का पठार हो गया, ये सोडा का मैदान हो गए हैं। ये शोक नदी जो फिर किसमें जाकर मिलती है, इंडस नदी में। ये लेह है, ये किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो इंडस नदी के किनारे अवस्थित है। ये पोंगलोंग यानी जो पेंगोंग लेक है उसको देखिए आप, जिसको विवाद रहता है दोनों भारत और पाकिस्तान चीन के बीच में। उसके बाद ये अक्साई चीन वाला क्षेत्र हो गया है। ये लिंगी तांग का मैदान हो गया है। उसके बाद आप देखिए ये इंडस रिवर हो गई है। इंडस रिवर किसके बीच में हो गई, तो ये लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच में हो गई है। इसमें तो दाएं तरफ से कौन सी नदी आकर मिल रही है, तो शोक नदी। बाएं तरफ से कौन सी मिल रही है, तो जास्कर नदी है। फिर ये आगे बढ़ती है, फिर इसमें गिलगिट नदी आकर मिलती है। फिर ये आगे बढ़ती है, फिर पाकिस्तान में इंटर करती है। तो इस तरह से आप इसकी मैप को और अच्छे से देखिए, एनालिसिस कीजिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। सेहत पर जेब से होने वाला फुटकर खर्च में आई कमी। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों के आंकड़ों की सत्यता पर सवाल उठने वाली रिपोर्ट को खारिज करते हुए केंद्र सरकार ने दावा किया है कि केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई स्वास्थ्य योजनाओं के कारण लोगों की जेब पर खर्च कम हुआ है। एनएचएम यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों के अनुमानों में 2018-19 सेहत पर
आम लोगों और कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले फुटकर खर्च यानी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र की बेहतरी के लिए किए गए खर्च का ब्यौरा जारी करता है। यह न सिर्फ देश में स्वास्थ्य प्रणाली को प्रतिबिंबित करता है बल्कि केंद्र सरकार को भी स्वास्थ्य में प्रगति की निगरानी करने में सक्षम बनाता है। तो ये तो बात हो गई। तो हमारा मेन जो रहता है तैयारी का वो यहीं से शुरू होती है। यहाँ पर दिया हुआ कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। अब यहाँ पर सब ग्राफ में बात की गई है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं। तब हमें इन्हीं के पीछे की कहानी समझना है कि कैसे ये जो यहाँ पर आंकड़े वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में औसत खर्च की घटती प्रवृत्ति, और यहाँ पर आप देखिए कि स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च की जीडीपी में हिस्सेदारी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 2013, 14, 15, 16 में धीरे धीरे जो जीडीपी है उसमें वृद्धि हुई है, मतलब जो स्वास्थ्य पर जो जीडीपी खर्च है उसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई है। तो आप यहाँ पर देखिए, फिर इसी को इससे लिंक कीजिए, इन दोनों ग्राफों को जोड़िए कि यहाँ पर जीडीपी में बढ़ोतरी तो की है स्वास्थ्य पर, अब उसका असर कहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए कि पिछले 15 दिनों में चिकित्सा सलाह पर, तो यहाँ पर दिखा हुआ है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई है, इधर शहरी क्षेत्रों में भी बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद अस्पताल में भर्ती को देखिए आप, तो ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है और शहरी क्षेत्रों में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन दर बहुत कम है। फिर आप बच्चों के जन्म को देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए और शहरी क्षेत्रों में देखिए। तो ये कहाँ की बात कर रहे हैं, तो ये अस्पताल की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में औसत खर्च की घटती प्रवृत्ति, तो यहाँ पर दिखाया हुआ ग्रामीण क्षेत्र का। तो यहाँ पर अस्पताल में भर्ती, तो यहाँ पर जो घटता हुआ दिखाई दिया 2014, 2017-18 के बीच में देखिए, तो ये घटता हुआ दिखाई दे रहा है। शहरी क्षेत्र में देखिए और संस्थागत प्रसव को देखिए आप, तो 2014 और 2017 में देखिए तो उसका जो पेमेंट है वो घटा हुआ दिखाई दे रहा होगा। शहरी क्षेत्र में देखिए आप, तो अब यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं ये तो केवल आंकड़े, लेकिन हमारी जो तैयारी होती है वो इन्हीं से होती है कि यहाँ पर अस्पताल में भर्ती हो रहे बच्चों के जन्म को देखिए ये बढ़ोतरी हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है, तो अब हम इनको कुछ गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हेल्थ केयर को उनको देखते हैं। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो हेल्थ केयर स्कीम्स, तो सार्वजनिक जो स्वास्थ्य है वो राज्य का विषय है, यानी स्टेट के अंदर आता है। इसलिए सभी आयु वर्गों के रोगियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है, तथापि यानी तो भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और अपने 2 उप मिशनों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के साथ मंत्रालयों का एक प्रमुख कार्यक्रम राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी स्वास्थ्य परिचर्चा प्रणाली को सुदृढ़ करने में सहायता करता है, ताकि न्याय संगत, वहनीय यानी अफोर्डेबल और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्चा सेवाओं तक सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल पहुंच प्रदान की जा सके। तो यहाँ पर दिखाया कि गवर्नमेंट की स्कीम्स कौन सी है, तो यहाँ पर दिखाया प्रजनन, मातृत्व, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य के लिए तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, इंद्रधनुष मिशन, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, लक्ष्य कार्यक्रम। फिर राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम के लिए कौन से चलाए गए, तो राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, शिशु और छोटे बच्चों के खिलौनों के लिए माताओं का पूर्ण स्नेह कार्यक्रम, फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, एनीमिया नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल। फिर कम्युनिकेशन डिजीज में आप देखिए तो पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया गया था, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में भी देखिए। तो इस तरह से हमें इस खबर को देखना है। मेन हमारा मोटिव यही रखना था कि सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएं वो चला रखी है, ताकि फिर जब आप इसको पढ़े तो इससे लिंक कर पाए कि इन योजनाओं का असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए इस खबर को दिखाना था आपको। तब बढ़ते हैं अगली खबर पर। मंदिर पक्ष ने स्पष्ट किया शिवलिंग नहीं, आसपास कार्बन डेटिंग की है मांग। तो ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर मंदिर पक्ष ने स्पष्ट किया कि उन्होंने शिवलिंग की नहीं बल्कि उसके आसपास क्षेत्र की कार्बन डेटिंग की मांग की है। बताया गया कि शिवलिंग का मामला मूलवाद में शामिल है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने इन मामलों पर मंदिर पक्ष से स्पष्टीकरण देने को कहा था।
मजीद पक्ष ने जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है और अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। तो यहाँ पर जो कार्बन डेटिंग की बात की उसको देखते कि वो क्या है। आप इस इमेज को देखिए, तो इस इमेज से आपको समझ में आ रहा होगा इधर सूर्य होगा और ये एक न्यूट्रॉन को दिखा हुआ है। अब न्यूट्रॉन पर जब कॉस्मिक रेडिएशन पड़ती है तब वो किस में कन्वर्ट होता है, तो नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट होता है। फिर नाइट्रोजन 14 है वो न्यूट्रॉन कैप्चर करता है, फिर कार्बन 14 में कन्वर्ट होता है। अब कार्बन 14 है तो इसके कितने आइसोटोप्स है, तो इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक कॉमन C12 और एक C13 और एक होता है रेडियो एक्टिव C14। अब इन तीनों में से जो मेन होता है वो कौन सा होता है, जो मेन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा ऑब्जॉर्व करेगा यानी उसको अवशोषण करेगा, तो वो दिखाया हुआ कि कार्बन 14 होता है। अब यहाँ पर दिखाया हुआ है घोड़े का इमेज दिखा हुआ है, पेड़ पौधे को दिखाया हुआ है। अब ये जो कार्बन 14 है उसको एब्जॉर्व करेंगे। अब ये जो यहाँ पर एनिमल दिखा हुआ है ये कैसे एब्जॉर्व करेगा, तो ये जब पौधा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इस्तेमाल करेगा तो उसमें जो कार्बन के अंश है वो आएंगे। फिर उसके बाद पौधे भोजन बनाएंगे, उस भोजन को फिर कौन इस्तेमाल करेगा, तो पौधे के अलावा जीव जंतु भी इस्तेमाल करेंगे, तो कार्बन के कुछ अंश इन जीव जंतु में चले जाएंगे। जब इनकी मृत्यु होगी, जब पेड़ पौधे कटेंगे, जब लकड़ी के फॉर्म में आएंगे, जब ये जीव जंतु मर जाएंगे तब हड्डियों के फॉर्म में या स्केलेटन के फॉर्म में आएंगे, तब फिर क्या होगा कि जो ये कार्बन 14 है ये वापस चेंज हो जाएगा किसमें, नाइट्रोजन 14 में। इस विधि के द्वारा, तो बीटा डीके के द्वारा वापस नाइट्रोजन 14 में मतलब 14 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो कार्बन साइकिल है ये चलती रहती है। अब मेन मोटिव क्या है इसका बताने का, तो आप देखिए कि जब ये नाइट्रोजन कार्बन 14 है अब ये समय के साथ डिके होगा, तो यहाँ पर जो बीटा डीके दिया है अब यही मेन रहता है इसकी कार्बन डेटिंग की जो विधि रहती है, इसमें कितना समय लग रहा है और कितने समय में कितना डिके हो जाता है। अब इसी इमेज को आप इससे समझने का प्रयास कीजिए कि कार्बन 14 दिया हुआ आयल 3 isotopes of carbon common C12, rare C13 and radioactive C14 are absorbed by a living organism। अब यहाँ पर दिखा हुआ कि जब मरा था ये कोई जैसे जीव जंतु है, ये अचानक मरा, उस समय इसके जो कार्बन 14 थे किसी उसके अंश में तो वो पूरे के पूरे थे, तभी पता चला कि हाँ ये वर्तमान में मरा। लेकिन कुछ समय के बाद यानी 5730 साल बाद क्या हुआ कि जो हमने इसके अवशेष देखे तो अवशेष में हमें पता चला कि इसमें तो 50% ये कार्बन 14 की विधि, तो इससे क्या अंदाजा लगा कि ये 5730 साल पहले रहा होगा। फिर उसके बाद आगे समय बढ़ता गया, समय बढ़ता गया, फिर हमें 11460 साल के बाद हमने देखा कि जो इसके कार्बन 14 कितने बचे, तो 25% बचे। यानी ये साल तो कब पता चलेगा, जब ये अवशेष मिले, हमने अनुमान लगाया कि इसमें तो कार्बन 14 के 25% ही अवशेष बचे। इसका मतलब क्या है कि ये 11460 साल पहले जीवित रहा, मतलब मृत्यु हुई इसकी। फिर उसके बाद आगे बढ़ते गए, समय बीतता गया, फिर जब इनके अवशेष को देखा तो इसमें जो कार्बन 14 के अंश है वो बहुत ही कम यानी 12.5% बचे। तो इससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ये 17,190 साल पहले इसकी मृत्यु हुई होगी। तो इस तरह से जो काल का निर्धारण किया जाता है कि किस समय का कोई अवशेष जीव रहा होगा। तो इसी को लेकर जो ज्ञानव्यापी प्रक्रमण है उसकी जो डेटिंग कराने की बात की गई है कि किस समय का अवशेष रहे होंगे। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। ईरानी नौका में से 1200 करोड़ की हीरोइन जब्त। तो यहाँ पर हम ईरान के मैप को देखते हैं, तो ये ईरान का मैप हो गया। तो ईरान की सीमा किससे लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो इधर तुर्कमेनिस्तान से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, इधर इराक से, तुर्की से और अजरबैजान से और अर्मेनिया से इसकी सीमा लग रही है। उत्तर में कैस्पियन सी से सीमा लगती है, दक्षिण में पर्शियन गल्फ से यानी पारस की खाड़ी से और गल्फ ऑफ ओमान से इसकी सीमा लगती है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज हो गई है जो किसके बीच में हो गई, तो ओमान और ईरान के बीच में हो गई। किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ रही है, तो पर्शियन गल्फ ऑफ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने का काम कर रही है। उसके बाद इसकी जो ईरान इसकी राजधानी क्या हो गई, तो तेहरान इसकी राजधानी हो गई है। इसमें कौन सी झील अवस्थित, तो लेक उर्मिया अवस्थित हो गई है, कैब्रिज और कुछ महत्वपूर्ण शहर हो गए इसके, मशहद, उसके बाद शिराज, बुशहर, बंदार अब्बास इसका पोर्ट हो गया है, दाश्त लूट इसमें मरुस्थल हो गया, दश्त काबिर, इस्फहान। फिर उसके बाद इसके उत्तर में कौन सी माउंटेन्स अवस्थित है, तो एल्ब्रुस माउंटेन्स अवस्थित है, इधर जाग्रोस माउंटेन्स अवस्थित है और इसमें से करुण रिवर होकर निकल रही होकर पर्शियन गल्फ में जाकर गिर जाती है। तो इस तरह से हमें इसकी मैप को देखना था। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एमनेस्टी इंडिया की 1.54 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। तो इस इमेज से आप देखने का कुछ प्रयास कीजिए कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या हो रही है। तो ये एक तरह से पैसे को अवैध रूप से जो कमाया है उसको वैध रूप में करने का प्रयास किया जा रहा है।
उसके बाद देखते हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो क्या होती है, यानी जो नशीली दवाओं की तस्करी, आतंकवाद फंडिंग जैसी आपराधिक गतिविधियों से बड़ी मात्रा में पैसा बनाने की अवैध प्रक्रिया एक वैध स्रोत के रूप में आई, ऐसा प्रतीत करवाना ही मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। यानी एक तरह से जो आपने अवैध रूप से जो पैसा कमाया है उसे वैध रूप में दिखाना, ये क्या कहलाता है, मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। अब इसकी साइकिल को देखते हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर बताऊँ कि जो कलेक्शन ऑफ डर्टी मनी, फिर उसका प्लेसमेंट किया जाता है, फिर डर्टी मनी से इंटीग्रेटेड इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम, यानी वित्तीय जो सिस्टम है उसके साथ उसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है, फिर उसकी लेयरिंग की जाती है। तो सबसे बड़ा जो गोलमेल होता है वो यहीं पर होता है। यहीं पर आप देखने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से जब फाइनेंशियल सिस्टम में चली गई मनी, अब उस काली जो पैसा चला गया, अब उसको किस तरह से ये घुमाएंगे, फिर घुमाने के बाद किस तरह से उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर बताया हो कि ट्रांसफर ऑन द पेमेंट अकाउंट बैंक अकाउंट ऑफ कंपनी एक्स, फिर उसने ऑफशोर बैंक में ट्रांसफर किया, उसके बाद इन्होंने जो कंपनी वाई थी उसको लोन दे दिया, फिर पेमेंट बाय वाई ऑफ फॉल्स इनवॉइस टू कंपनी एस। तो फिर किस तरह से जो झूठे बिल बनाकर इन्होंने जो ट्रांजेक्शन है वो इसको इस तरह से मतलब घुमाने का प्रयास किया कि बैंक है या कोई वित्तीय सिस्टम इसको पकड़ नहीं पाए कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। फिर उसके बाद में ये अंत में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। फिर इससे जो पैसा इन्होंने, अब यहाँ से पूरी प्रक्रिया क्या की इन्होंने, जो वैध पैसा था इसको किस तरह से वाइट किया जाए, यानी वैध रूप में दिखाया जाए। तो इन्होंने फिर वैध रूप में दिखाने के बाद ये क्या करेंगे, उससे लग्जरी एसेट है वो खरीद लेंगे, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट यानी वित्तीय निवेश कर देंगे, या उद्योग में या कमर्शियल क्षेत्रों में इन्वेस्ट कर देंगे, और इस तरह से दिखाएंगे कि हाँ इन्होंने पैसा वैध रूप से कमाया है। तो इस तरह से जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसकी साइकिल है वो काम करती है। तो हमें मेन यहाँ पर यही देखना था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो क्या होती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर, ओजोन से जुड़ी दोहरी चुनौती। तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, हम मेन ओजोन लेयर पर फोकस करेंगे यहाँ पर। तो अब आप जो अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसको देखने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले कौन सी, तो ट्रोपोस्फेयर यानी शोपमंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, मध्यमंडल, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो शोप मंडल और समताप मंडल को देखिए, और इसी के बीच में जो ओजोन लेयर है वो अवस्थित है। फिर आप देखिए कि ट्रोपोस्फेयर में क्या क्या चीज़ें उड़ रही हैं। तो आपको दिखेगा इधर पैसेंजर प्लेन है, इधर हॉट एयर बलून है। उसके बाद आप स्ट्रेटोस्फेयर में चलिए तो यहीं पर जो ओजोन लेयर वो अवस्थित है। फिर यहाँ पर दिखा हुआ कि रेडियो, यहाँ पर रेडियो सोंड है। फिर उसके बाद आप देखिए कि स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे इनका आप किलोमीटर भी देखिए कि ये कितने किलोमीटर में हो गए, तो 0 से लेकर 12 से 18 किलोमीटर के बीच में हो गई है। फिर उसके बाद चलिए तो स्ट्रेटोस्फेयर में देखिए तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो 11 से 50 किलोमीटर के बीच में। फिर ये चलिए मेसोस्फेयर में तो 40-50 से लेकर 80-90 किलोमीटर के बीच में। फिर थर्मोस्फेयर में देखिए तो 80-90 से लेकर 800 किलोमीटर के बीच में। फिर एक्सोस्फेयर 800 से 3000 किलोमीटर के बीच में। अब यहाँ पर आप तापमान को भी देख सकते हैं कि एक्सोस्फेयर में तापमान कितना होगा, तो 62 डिग्री सेल्सियस। थर्मोस्फेयर में कितना होगा, तो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर -56 डिग्री सेल्सियस तक। फिर आप यहाँ पर देखिए कि जब हमने स्ट्रेटोस्फेयर की बात की, फिर उसके ऊपर अपन चले मेसोस्फेयर में, तो आप देखिए तो मेटेरोइड्स हो रहे, और यहीं से जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं। फिर मेट्रोलॉजिकल रॉकेट्स को देखिए तो कौन सी लेयर में आपको दिख रहा है, तो मेसोस्फेयर में दिख रहा है, कुछ स्ट्रेटोस्फेयर में इसकी हिस्सा दिख रहा है। फिर थर्मोस्फेयर में देखिए, थर्मोस्फेयर में आपको दिख रहा होगा अरोरा। फिर उसके बाद जैसे ही एक्सोस्फेयर में पढ़ते तो यहाँ पर सैटेलाइट है, स्पेसशिप है, तो ये नज़र आने लग जाते हैं। तो इस तरह से हमें ये एक ओवरव्यू लेना था। अब अन्य एक इमेज के थ्रू फिर समझने का प्रयास कीजिए आप। ये ट्रोपोस्फेयर हो गया, ये स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, मेसोस्फेयर हो गया, ये थर्मोस्फेयर हो गया, एक्सोस्फेयर हो गया। उसके बाद आप ओजोन लेयर को देखिए, तो ओजोन लेयर किन दो लेयर के बीच में होगी, तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में होगी। अब ट्रोपोस्फेयर में आप देख पा रहे होंगे कि बादल बन रहे हैं, बारिश हो रही है, जीव जंतु सभी यहीं पर अवस्थित हैं। यहाँ पर आप देखिए तो पैसेंजर प्लेन उड़ रहा है। उसके बाद आप स्ट्रेटोस्फेयर में देखिए तो फाइटर प्लेन उड़ रहा है। उसके बाद आप देखिए मेसोस्फेयर में आपको मेट्रोइड दिख रहे होंगे यानी उल्का पिंड। उसके बाद थर्मोस्फेयर में चलिए तो थर्मोस्फेयर में आपको दिख रहे होंगे कुछ सैटेलाइट हैं। उसके बाद आप एक्सोस्फेयर में चलिए तो स्पेसशिप है, और यहीं पर थर्मोस्फेयर में ही जो स्पेस स्टेशन है वो रहते हैं। अब यहाँ पर जो कर्मन लेयर दिखा है तो ये क्या हो गई, तो कर्मन लेयर उसको बोलते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल और जो बाहर जो यूनिवर्स है ब्रह्मांड है उसके बीच में जो एक लेयर बना दी गई है, एक आभासी रेखा, उसी को कर्मन लेयर बोलते हैं, यानी जो बाहरी अंतरिक्ष है उसके बीच में। तो इस तरह से हमें देखना है। अब हम देखते हैं कि जो ओजोन लेयर है वो क्या है, तो ओजोन ऑक्सीजन में और ऑक्सीजन ओजोन में बदलती रहती है।
ओजोन परत का निर्माण सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से होता है। अल्ट्रावायलेट किरणें मनुष्य, पेड़ पौधे और जानवरों के लिए भी हानिकारक है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को सोख लेती है, अल्ट्रावायलेट रे। ओजोन परत की खोज फ्रेंच भौतिक शास्त्री चार्ल्स फेब्रिज व हेनरी बुशन ने की थी। तो यहीं पर ये ओजोन लेयर का दिखाया हुआ कि किस तरह से सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आ रही रेस, तो उनसे पृथ्वी में जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे, उन सबको सुरक्षित करने का काम कर रही है ओजोन लेयर। तो इस तरह से हमें इस खबर को देखना था। तब बढ़ते हैं अगली खबर पर। आरबीआई जल्द लॉन्च करेगा डिजिटल रुपया। तो थोक खुदरा भुगतान के लिए अलग अलग होगी डिजिटल करेंसी। तो डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने एवं डिजिटल की ओर बढ़ती दुनिया से तालमेल मिलाते हुए आगे बढ़ने के लिए आरबीआई जल्दी ही सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपया जारी करेगा। इस संबंध में शुक्रवार को आरबीआई ने कॉन्सेप्ट पेपर जारी किया। डिजिटल करेंसी आरबीआई के लिए किफायती होगी तो उपभोक्ताओं को इससे रखने में भी आसानी होगी। डिजिटल करेंसी अधिक सुरक्षित होगी। डिजिटल करेंसी से आरबीआई को पेपर नोट के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट और छपाई में होने वाले खर्च से भी मुक्ति मिलेगी। आरबीआई के मुताबिक वित्त वर्ष 22-23 में पेपर नोट की छपाई पर 4,984 करोड़ रुपए का खर्च आया था। डिजिटल करेंसी आने से इस खर्च की बचत होगी। आरबीआई के मुताबिक अभी दुनिया में 105 देश अपनी डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी में है। चीन और दक्षिण कोरिया ने तो डिजिटल करेंसी का परीक्षण भी शुरू किया है। डिजिटल करेंसी मौजूदा पेपर नोट का विकल्प होगी और पेपर नोट को खत्म नहीं किया जाएगा। तो ये तो हमने बात कर ली कि विश्व में क्या स्थिति है डिजिटल करेंसी की, यहाँ पर खर्च कितना आ रहा है वो देख लिया कि इससे आने वाले समय में अब डिजिटल करेंसी ला रहे तो उसका फायदा क्या होगा, तो वो यहाँ पर हमने देख लिया। अब जो डिजिटल करेंसी उसके प्रकार देख लेते हैं। तो डिजिटल करेंसी खुदरा और थोक प्रकार की होगी। खुदरा डिजिटल में क्या होगा कि करेंसी का इस्तेमाल कोई भी कर सकेगा और थोक करेंसी का इस्तेमाल संस्थागत रूप से होगा। डिजिटल करेंसी टोकन के रूप में और सीधे खाते में जारी होगी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की गारंटी सरकार की होगी और फिजिकल या पेपर नोट को डिजिटल करेंसी में बदला जा सकेगा और डिजिटल करेंसी भी पेपर नोट में बदलने का विकल्प दिया जाएगा। तो इस तरह से हमें देखना है कि जो डिजिटल करेंसी क्या है, आने वाले समय में किस तरह से फायदा होगा, सरकार क्यों कदम उठा रही है, विश्व में क्या स्थिति है और किस तरह से ये पेपर नोट से और यानी जो फिजिकल मुद्रा उससे किस तरह से अलग होगी। तो हम इसके बारे में कुछ चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखने का प्रयास कीजिए। तो डिजिटल रुपया तो इस तरह से लाया जाएगा डिजिटल रुपये का, जिसमें जैसे आज किस तरह से काम करेगा, तो जैसे आज बिटकॉइन है यानी जो ब्लॉकचेन तकनीक पर जो क्रिप्टो करेंसी काम करती हैं, तो उसी तरह से जो आने वाले समय में जो सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपया वो काम करेगा। इसको हम जो फिजिकल है उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए जो फेट करेंसी है, तो फेट करेंसी में आप एक तरह से जो फिजिकल रुपया है, जो डॉलर है, उनको उदाहरण ले सकते हैं। फिर यहाँ पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उदाहरण दिखाया हुआ, तो बिटकॉइन को दिखाया हुआ। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक हो गई, यानी हम मान लीजिए आरबीआई हो गई और यहाँ डॉलर की जगह रुपया ले लीजिए। तो सेंट्रल बैंक क्या करती है फेट करेंसी में, तो सेंट्रल पे बैंक एक्स को इशू करती है, फिर सेटलमेंट इंस्टीट्यूशन पे जाता है, फिर सेटलमेंट इंस्टीट्यूशन के बाद बैंक वाई पे जाता है और बैंक वाई के बाद यूजर पे जाता है। अब जो डिजिटल करेंसी उसमें क्या होगा कि सेंट्रल बैंक यानी यहाँ आरबीआई रहेगी। अब आरबीआई से वॉलेट ए में जाएगा, वॉलेट ए से वॉलेट सी से यूजर के बाद बीच में चला जा सकता है। तो इस तरह से जो फेट करेंसी और डिजिटल करेंसी में मेन है, तो आप देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर अंतर आपको केवल जो बैंकों में दिखेगा और यहाँ पर जो बैंक है उनकी जो अनुपस्थिति को दिखाया हुआ है। बैंक यहाँ रहेंगे पर उनका जो एक तरह से जो इस्तेमाल है, काम है, वो कम हो जाएगा क्योंकि हम फिजिकल करेंसी की जगह डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करेंगे। अब एक अन्य इमेज से समझने का प्रयास कीजिए। ये प्रेजेंट का दिखाया हुआ, ये फ्यूचर का दिखाया हुआ। यहाँ पर प्रेजेंट में क्या होगा, तो ये आरबीआई होगी सेंट्रल बैंक। उसके बाद ये रियल मनी इशू करती है, ये बैंकों पे जाती है, फिर बैंक क्या करती है, तो बैंक प्रॉमिस करती है, सर्विस पहुँचाती है, फिर आखिरी में एंड यूजर तक पहुँचती है। फिर यहाँ पर दिखाया फ्यूचर में क्या होगा, तो फ्यूचर में दिखाया कि आरबीआई ने जो सेंट्रल बैंक तो रहेगा, फिर वो एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इशू करेगा, जिससे क्या होगा कि डायरेक्ट यूजर तक जा सकती है, या बैंक में जाएगी तो बैंक से भी डायरेक्ट यूजर तक जा सकती है और सर्विस का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप देखने का प्रयास कीजिए कि इससे कितना फायदा हो सकता है। तो यहाँ पर जो अभी फिलहाल में जो रियल मनी पर जो पैसा खर्च होता है छपाई में, तो उसकी बचाया जा सकता है। दूसरा है कि जो यूज़र होते हैं वो बैंकों के पास जाते हैं, उससे यानी जो उससे कितना समय लगता है जाने में, वहाँ पर खड़ा रहना है, वहाँ पर
मतलब समय खर्च करके दूसरे कामों से समय निकाल कर वहाँ पे जाना पड़ता था। तो अब क्या होगा कि सीधा काम क्या होगा कि आप सब ऑनलाइन ही कीजिए। आपको पेमेंट करना है तो ऑनलाइन कीजिए, रिसीव करना है तो ऑनलाइन कीजिए, कहीं भी ट्रांजेक्शन करना है तो ऑनलाइन कीजिए। तो इससे दूसरा सबसे बड़ा फायदा तो बैंकों को ही है, यानी जो सेंट्रल बैंक है कि जितना खर्चा आ रहा है छपाई में उसको कैसे बचाया जा सके। तो इस तरह से हमें इसको देखना है, और आने वाले समय में किस तरह से इससे जो डिजिटल इंडिया की बात की है, जो डिजिटल इकोनॉमी की बात की है, तो उसमें भी बड़ी मददगार साबित होगी ये चीज़। तो अब बढ़ते हैं हम अगली खबर पर। ऊर्जा क्षेत्र में भारत अमेरिका के बीच अपार संभावना पूरी। तो केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच अपार संभावना है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार वर्तमान ऊर्जा संकट से कुशलता से निपट रही है और हमने पूर्वोत्तर समेत देश के किसी भी भाग में संकट पैदा नहीं होने दिया। तो यहाँ पर हम जो अमेरिका की बात की है उसको देखते हैं। तो ये अमेरिका का मैप हो गया। तो इसके उत्तर में क्या आ गया, तो कनाडा आ गया। दक्षिण में क्या आ गया, तो मेक्सिको आ गया। अब इसके पूर्व में क्या आ गया, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो गया। पश्चिम में क्या आ गया, तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन हो गया। अब इसके बीच में से क्या निकल रही, तो रॉकीज माउंटेन्स निकल रही हैं। इसके बीच में सेंटर प्लान्स हो गए। अब उसके बाद इसकी नदियों को देखते तो इसकी मेन नदियाँ कौन सी है, तो ये मिसौरी नदी हो गई है। तो कहाँ से आ रही, तो ये रॉकीज माउंटेन से होती हुई आती है। फिर उसके बाद ये बढ़ती बढ़ती आगे सेंटर प्लेन से होते हुए अब इसमें आती है मिसिसिपी। पर ये मिसिसिपी, अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो इसकी सहायक नदी है मिसिसिपी वो बड़ी है लेकिन लंबी है, लेकिन मिसिसिपी नदी छोटी है। लेकिन आगे ये मिसिसिपी रिवर के नाम से ही बढ़ती है, क्योंकि जो मिसिसिपी रिवर से उसकी गहराई ज़्यादा है, क्योंकि मिसौरी उसमें आकर गिरती है, इसलिए नाम किसके आधार पर रखा, तो मिसिसिपी के आधार पर रखा गया। फिर ये कहाँ जाके गिरती, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर गिरती हैं। उसके बाद इधर देखिए, तो इधर रियो ग्रांडे नदी हो गई। तो किन दो देशों के बीच में हो गई, तो यूएसए और अमेरिका के बीच में हो गई। कहाँ जाकर गिर रही है, तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर गिर रही है। तो रियो ग्रांडे, रिफ्ट, ये माउंट एल्बर्ट तो इधर से होकर आती है, यानी ये भी रॉकी माउंटेन से वहीं से होकर आ रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कोलोराडो का पठार है। फिर उसके बाद अब इधर देखिए आप, तो आपको यहाँ पर अपलेशन दिख रही होगी, अपलेशन माउंटेन से। अब इसकी जो ग्रेटर लेक्स उनको देखिए, तो लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरन, लेक एरी और लेक ओंटारियो। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। वो कहाँ जाके गिर जाती है, तो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में जाकर गिर जाती हैं। उसके बाद रॉकीज के बाद इधर देखिए, तो ये कास्केडे रेंज हो गई है। उसके बाद ये कौन सी होगी, तो सियरा नवादा रेंज हो गई है। उसके बाद कौन सा डेजर्ट हो गया, तो मोजावे डेजर्ट अवस्थित हो गया है। ये माउंट वैली हो गई है, ये सेंट्रल वैली हो गई है। अब इधर देखिए सैन फ्रांसिस्को, सेंट जोस, फिर लॉस एंजलिस, सैन डियागो, ये कुछ महत्वपूर्ण सिटी हो जाती हैं। फिर इधर देखिए कोलोराडो की रिवर्स हो गई हैं, एक ग्रेट सॉल्ट लेक अवस्थित हो गई हैं। फिर ये देखिए कोलंबिया का पठार हो गया, ग्रेट बेसिन हो गए हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कोलंबिया की रिवर्स है, जो किससे संबंधित है, अमेरिका से संबंधित है। वॉशिंगटन, इसकी राजधानी सिएटल हो गई है, ओलंपिया। उसके बाद इसकी राजधानी को देखिए वॉशिंगटन डीसी को, ये वॉशिंगटन डीसी हो गया। किस साइड अवस्थित है, पूर्व की साइड, वो पश्चिम की साइड अवस्थित है, वो राज्य हो गया। ये अरकांस नदी किस में जाकर मिल रही है, तो मिसिसिपी नदी में जाकर मिल रही है। ये कोस्टल प्लेन्स हो गई है, फ्लोरिडा वाला प्रांत हो गया है। तो इस तरह से जो हमें है, जो अमेरिका है यानी जो यूएस है, उसके मैप को देखना था। तो हमारा जो विश्लेषण है वो तो यही समाप्त होता है। अब अंत में हम सब चीज़ों को गूगल मैप में देखेंगे। तो ये हमारा प्यारा भारत हो गया। तो हम सबसे पहले चलते हैं ईरान पे। तो ईरान की सीमा को देखिए आप, तो इधर पाकिस्तान से लग रही है, इधर अफगानिस्तान से लग रही है, इधर तुर्कमेनिस्तान से लग रही है, इधर कैस्पियन सागर से लग रही है, इधर अजरबैजान से लग रही है, इधर आर्मीनिया से लग रही है, इधर टर्की से इसकी सीमा लग रही है, इधर इराक से इसकी सीमा लग रही है। कुवैत से इसकी सीमा नहीं लगती क्योंकि बीच में इराक आ जाता है। उसके बाद इधर पारस की खाड़ी हो गई है, ओमान की खाड़ी हो गई है, ये स्टेट ऑफ हार्मुज हो गई है, ये स्टेट ऑफ हार्मुज। उसके बाद ये बांदर अब्बास इसका शहर हो गया, ये चाबार पोर्ट हो गया जिसका भारत निर्माण कर रहा है। उसके बाद देखिए ये लेक उर्मिया वाली झील हो गई है, ये लेक उर्मिया। उसके बाद ये एल्ब्रुस माउंटेन यहाँ पर अवस्थित हो गई है। यहाँ पर जाग्रोस माउंटेन्स इधर इधर की साइड, यानी जो दक्षिण पश्चिम की साइड में, ये इस्फहान, ये तेहरान। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शहर हो गए थे। अब उसके बाद हम देखते हैं अमेरिका को। अब हमें अमेरिका चलना है, तो अमेरिका के लिए हम कौन सा रास्ता लें, तो हम अरब सागर से होते, अदन की खाड़ी से होते हुए, बाब अलमंडाब से होते, लाल सागर से होते, स्विच कैनाल से होते, भूमध्य सागर से होते, जिब्राल्टर से होते हुए
जो उत्तरी अटलांटिक महासागर उससे होते हुए अमेरिका है, अमेरिका पहुंच जाएंगे। अब हमें अमेरिका, ये न्यूयॉर्क, ये इधर अटलांटिक ओशन हो गया और इधर प्रशांत महासागर हो गया। इसकी सीमा देखिए तो उत्तर में कनाडा से लग रही है, दक्षिण में मैक्सिको से लग रही है। ये लेक, ग्रेट लेक्स की हमने बात की है, तो ये हो गई लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरोन, लेक एरी और लेक ओंटारियो हो गई है। और ये सेंट लॉरेंस नदी है, ये जा रही है, फिर ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में जाकर गिर जाती है। नियाग्रा फॉल्स कहाँ पर अवस्थित हो गया है, तो ये लेक एरी और ओंटारियो के बीच में अवस्थित हो गया है। उसके बाद आप देखिए कि इसकी साइड जो सेंटर प्लेन से और इधर साइड में आप देखिए तो आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहा होगा दोनों में। तो इधर रॉकीज माउंटेन्स हो गई है, ये सॉल्ट लेक हो गई, सॉल्ट लेक सिटी, ये डेथ वैली नेशनल पार्क से अवस्थित हो गया है। और ये रियो ग्रांडी नदी होगी, दोनों के बीच में, मेक्सिको यूएसए के बीच में। अब हम भारत में चलते हैं, लद्दाख वाले क्षेत्र को देख लेते हैं। तो ये लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया, ये लेह हो गई। इसकी सीमाओं को देखिए आप, तो सीमा किससे लग रही है, इधर इधर पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इधर चाइना से इसकी सीमा लग रही है। ये एक्साई चीन वाला क्षेत्र हो गया है, जहाँ पर चाइना ने नियंत्रण स्थापित कर रखा है। ये नुब्रा रिवर्स, ये पोंगोंग लेक हो गई है। उसके बाद ये शोक रिवर हो गई, जो किस में जाके मिलेगी आगे, तो इंडस रिवर में जाके मिलेगी। इसका 3D में आप मैप देखिए, ये आप फिजिकल मैप देखने का प्रयास कीजिए इसका, तो आपको ऊपर से ये पेंगोंग लेक दिखाई दे रही होगी और इधर ये केटू दिखाई दे रही होगी आपको, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, हिमालय वाला क्षेत्र, ये हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क को देखिए आप। हमारी उड़ान पत्रिका गो गेटर को देखें जो आपके सीट पॉकेट में रखी है। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं गूगल मैप का अच्छे से।
तो हमारा जो विश्लेषण है यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।